नमस्कार साथियों। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव परिणाम आपके सामने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आ चुका है। कई सीटों के चुनाव परिणाम अभी आने बाकी हैं, लेकिन एक तरह से तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन जो कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, उनका वो सपना टूट चुका है। और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस को भी अभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। एक तरह से कहें कि जीतने वाले खुश नहीं हैं और हारने वालों में ज़्यादा खुशी है। कांटे का मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। पर एक तरह से कहें कि भारत के इतिहास में 1962 के बाद ये दूसरा मौका है जब कोई पार्टी, कोई नेता तीसरी बार रिपीट करने जा रहा है। हालांकि जो हम 12th क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो हमें एनसीईआरटी पढ़ाता है कि 1952 के चुनाव, 1957 के चुनाव, 1962 के चुनाव, 3 बार कोई सरकार रिपीट हुई। और उसके बाद 2014, 2019 और 2024 में कोई सरकार रिपीट हो रही है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर इस रूप में है कि भारत की आज़ादी के समय वो ऐसा समय था जब केवल 15% हमारा वोटर पढ़ा लिखा था, शिक्षित था। लोग लोकतंत्र की परिभाषा ही नहीं जानते थे। पुलिस की वर्दी देख करके लोग डरा करते थे। कई लोगों को पता ही नहीं था कि वोट हो क्या रहा है, हमसे कहाँ पर्ची डलवाई जा रही है, कहाँ क्या हो रहा है। कम्युनिकेशन के नाम पर आपके पास एक सरकारी रेडियो था और सरकारी समाचार पत्र थे। आज जबकि ऐसे समय पे देश में 70% से ऊपर शिक्षा का स्तर है, कम्युनिकेशन, संचार के इतने सारे माध्यम हैं, ऑफिशियल, अनऑफिशियल, सोशल मीडिया इसमें शामिल है। और ऐसे समय में तीसरी बार सरकार रिपीट कर देना अपने आप में एक बहुत महान उपलब्धि है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, एक क्विक एनालिसिस प्रस्तुत करते हैं। बीजेपी, एनडीए अलायंस कह रहा था कि अब की बार 400 पार, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 290, 295 के बीच में वो लोग अटके हुए हैं। बीजेपी अपने आप में पूर्ण बहुमत नहीं ला रही है, 240, 245 के बीच में भी रुकी हुई है। ऐसा क्यों हुआ? ज़्यादातर जो हार हुई वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में हुई और महाराष्ट्र में हुई। ये वो राज्य हैं जो कभी बीजेपी के गढ़ हुआ करते थे, जहाँ से उम्मीद नहीं थी, खासकर उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, और वहाँ से ये लोग हार रहे हैं। कारण क्या है? कारण है कि अलग अलग राज्यों में एनडीए की हार के अलग अलग कारण हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वांचल की। पूर्वांचल बिहार में हमेशा से ही जाति की राजनीति हावी रही है। मंडल का जो है प्रभाव रहा है, मंडल बनाम कमंडल की वाली राजनीति। इसी को भांपते हुए कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न दिया गया कि भाई ओबीसी वोट में पिछड़ा वोट को साधा जा सके। लेकिन ये दाव ने काम नहीं किया। इंडिया अलायंस ने जो कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना आरक्षण, 50% की सीमा हटा देंगे, SC ST OBC को उसकी आबादी के हिसाब से आरक्षण देंगे। 80%, 85%, वही जो श्रीलंका में चला था, सिंगली बनाम तमिल वाला, लगभग वैसा सिस्टम, 85 बनाम 15 वाली राजनीति करी गई। SC ST OBC एक तरफ और जनरल वाले एक तरफ। लगभग इशारा वही था, खुल के तो नहीं कहा कि जनरल वाले दूसरी तरफ, पर लगभग इशारा वही था। तो जो आरक्षण की जो बात थी, आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाली जो बात थी, वो इसी क्षेत्र में काम की। दूसरा, इंडिया अलायंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि EWS जो अनारक्षित जातियों के लिए दिया गया है, उसमें कहा गया था, सवर्ण जातियों के लिए जो दिया गया था, उसमें कहा गया था कि इसमें सभी जातियों को अलाउ करेंगे। तो
आरक्षण की राजनीति ने पूर्वांचल बिहार खींच लिया। मध्य यूपी, रायबरेली, अमेठी वगैरह, इस क्षेत्र में क्या हुआ? इस क्षेत्र में हराया इनके ओवर कॉन्फिडेंस ने। देखिए 3 स्तर होते हैं, एक शीर्ष नेतृत्व, बीच वाले वो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं, और निचले स्तर पे होते हैं कार्यकर्ता, और सबसे नीचे होती है जनता। जो बीच वाले लोग थे, जो लोगों को चुनाव लड़ना है, उन लोगों ने कार्यकर्ताओं को नहीं देखा, उन लोगों ने शीर्ष नेतृत्व को मान लिया भाई मोदी का चेहरा है तो मोदी के नाम पे हम चुनाव जीत जाएंगे। जनता भी बेवकूफ़ है, जनता भी हमें वोट दे देगी, कार्यकर्ता तो भाई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, वो भी हमारे साथ ही चलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अमेठी में स्मृति ईरानी की हार यही बताती है कि कार्यकर्ताओं को हल्के में लेना या कार्यकर्ताओं से दूरी बनाए रखना मध्य यूपी में हार का एक बड़ा कारण बना। अब बात करते पंजाब हरियाणा की। तो पंजाब ने अपने तेवर तभी दिखा दिए थे जब विधानसभा चुनाव में ना बीजेपी आई, ना अकाली दल, ना कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया। पंजाब की राजनीति तब से बदलना शुरू हो गई थी, एक बदलाव की राजनीति। तो इस बार भी अगर पंजाब ने एक डिफरेंस दिया है तो इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए। हालांकि अमृतपाल जैसे लोग जो जीत रहे हैं, जो खालिस्तान के समर्थन है, तो ये एक गंभीर बात है। हरियाणा, पंजाब हरियाणा को अगर सम्मिलित रूप से लें तो जो किसान आंदोलन वाला जो मैटर था, उसने एक कास्ट फार्मर सोसाइटी को जो है टारगेट किया, और एक पूरी जाति समुदाय ये समझने लग गया कि भाई चूँकि किसान हम हैं, बीजेपी हमारे एंटी है, और इस वजह से जो है वो बीजेपी से दूर होते चले गए। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में हार का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के जो एक्सपेरिमेंट किया गया विधानसभा चुनाव के बाद, शीर्ष नेतृत्व, कद्दावर नेता वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, इन कद्दावर नेताओं को बिल्कुल अचानक से साइडलाइन कर दिया कि वो खुद सोच में पड़ गए, और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जिसने आज तक कभी विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा। अचानक से सब कुछ बदलाव हो गया, तो उस चीज़ का फर्क पड़ता है। वसुंधरा राजे बिल्कुल इनएक्टिव रही, राजेंद्र राठौड़ लगभग इनएक्टिव रहे, और शीर्ष नेतृत्व ये चाहता था कि जो हम चाहेंगे वही लोग राज्य राजनीति में कायम रहें। ये आपको ध्यान होगा जब हम 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो इंदिरा गांधी के समय पे एक दौर आया था कि जब इंदिरा गांधी तय करती थी कि किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री होगा। अभी हमारे पिछले राजस्थान की जो पिछली विधानसभा गई है, इसमें भी यही हुआ। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि सचिन पायलट में से, अशोक गहलोत में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो लगभग वही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कांग्रेस बीजेपी ने की, लेकिन वो उसमें पूरी तरह से विफल हुए। पुराना नेतृत्व जो है वो एक जड़ से निकला हुआ नेतृत्व है, वो ऊपर से पौधे की तरह रोपा गया नेतृत्व नहीं है। भैरव सिंह शेखावत का वसुंधरा राजे, ये वो नेता हैं जो अपने दम पर राज्य राजनीति से निकले हैं। ये कांग्रेस वाली कल्चर नहीं है कि ऊपर से लाके पौधे की तरह रोप दिया, आपकी मेहरबानी, आपकी दया पे चलने, आप जब चाहे गमले को उठा के कहीं और रख दोगे। नहीं, वो गमले के पौधे नहीं हैं, वो ज़मीन के पेड़ हैं, उनकी खुद की अपनी जड़ है और बहुत गहरी है। खैर, पुराने नेतृत्व को हटा दिया, नया नेतृत्व ले आए। नया नेतृत्व को इतना अनुभव है ही नहीं, राजस्थान में हार हो गई। अब बात आई महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी कभी भी पूरी तरह से हावी थी ही नहीं अपने दम पर। यहाँ वो हमेशा अलायंस में रहती थी शिवसेना के साथ में। शिवसेना 2 फाड़ हुई, उद्धव ठाकरे गुट और आपके शिंदे गुट, शिवनाथ शिंदे वाला गुट। ब्लेम किसका था किसका नहीं था उसको हम भूल जाएं तो एक तरह से ब्लेम आ गया बीजेपी पर, जिसने शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए। दूसरी बात, मराठा आरक्षण वाला मैटर। मराठा आरक्षण वाला मैटर ऐसा था जिसके सामने शिवसेना भी घुटने टेकती है, दोनों ही
जो गुट हैं वो घुटने टेकते हैं। मराठा एक बहुत बड़ी पावरफुल आबादी है। महाराष्ट्र की राजनीति आर्थिकी कुछ भी कहिए, उसकी रीढ़ है मराठा। मराठा आरक्षण का मामला बीजेपी के एंटी चला गया और इसने जो है महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये इन राज्यों में हार हुई है और इस हार के कारण अब बीजेपी जो है एनडीए अलायंस बहुमत तो खैर पा रहा है, पर वो लगे ढगे ही बहुमत पा रहा है। अब बात करते हैं इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 2014 के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि विपक्ष इतना मजबूत होकर के आया है। लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। विपक्ष की बात सुनी जाएगी, जनता की आवाज़ भी सुनी जाएगी और एक पावरफुल तरीके से लोकसभा में बहस होगी, राज्यसभा में बहस होगी, सड़कों पर मूवमेंट होगा, आंदोलन होंगे और सरकार को कोई भी अनपेक्षित योजना लाने से रोका जाएगा। ये बहुत एक अच्छा जो है पहल हुआ है कि एक तरह से लोकतंत्र को सीधा करने का प्रयास हुआ है। वो क्या रहा था, बीजेपी भी सोचने लगी थी कि जनता के मन को भांपने की बजाय हम जो चाहेंगे वही योजना पब्लिक मानने लग जाएगी, हम नेतृत्व देने लग जाएंगे, अग्निवीर योजना ले आएंगे, चाहे जो भी होगा व्हाटएवर, किसान बिल होंगे वगैरह, कुछ भी ले आएंगे, हम अपनी तरफ से योजना लाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि जनता की डिमांड क्या है। अभी विपक्ष हमारा मजबूत है तो सत्ता पक्ष भी सोचेगा कि हाँ, जो जनता की आवाज़ हो उसको सुनकर के ही कोई योजना लाई जाए। लेकिन विपक्ष को भी इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए, इंडिया अलायंस में लगभग 22 दल हैं जो एक साथ इकट्ठा हुए, एक साथ एकजुट हुए, स्ट्रेटजी बनाई, यहाँ से तुम्हारा कैंडिडेट होगा, यहाँ से मेरा कैंडिडेट खड़ा होगा, मुस्लिम वोट हों, चाहे SC ST OBC वोट हों, चाहे किसी कम्युनिटी के वोट हों, वो वोट आप हमारा आपस में नहीं बंटना चाहिए। इतनी बड़ी रणनीति के साथ में यूपीए, अब पुराने दिनों की बात हो गई, यूपीए को भूल जाइए। आप एक तरह से समझिए कि 2004 में जो यूपीए बना वो ख़त्म हो गया, अब इंडिया अलायंस है। उसको ख़त्म करके आपने इंडिया अलायंस बनाया और आपने ये सोचा कि भाई बिल्कुल पूरी स्ट्रेटजी के साथ कि हम यहाँ से जीतेंगे, यहाँ पे ख़त्म हो जाए। पर हुआ क्या, अब भी आप सत्ता में नहीं आ पाए। तो आप ये समझ लें कि ये आपका लगभग आखिरी अटेम्प्ट था। अगले 5 साल बाद वापस ऐसी एकता आ पाएगी, इसके बहुत ही रेयर कम चांस हैं। अगर सरकार नहीं बन पाती है तो आपकी आपस में एकता बनी रहेगी, इस पर भी बहुत बड़ा संदेह है। तृणमूल कांग्रेस ऑलरेडी अलग चली है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, उनका कोई भरोसा नहीं, वो कहाँ किस तरफ सरक जाएंगे। और आपके अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, इनके साथ आप पहले भी अलायंस कर चुके थे, वो पहले भी अलग हो गए थे चुनाव हारने के बाद। अब साथ बने रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो कुल मिलाकर के बात वही है कि जीतने वालों में मिठाई बट नहीं रही और हारने वालों में खुशी है। उनका ध्यान केवल इस बात पर है कि हमने बीजेपी को 400 पार नहीं जाने दिया, 350 पार नहीं जाने दिया, एग्जिट पोल हमने हरा दिए। केवल इस बात पर ध्यान है, वो उनका इस बात पर ध्यान नहीं है कि आप सरकार बना ही नहीं पा रहे। तो खैर अभी 15 मिनट का वीडियो होने को आया है। आज की बात अभी यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपको राजस्थान के सभी विधानसभा सीटों के सीटवार विश्लेषण का अध्ययन करने का कोशिश करेंगे।